This is a very important topic, combination of resistances. There are 2 points A and B. Between these 2 points we can combine a number of resistances, and the combination is done in 2 manners, series and parallel. Okay. This is representation of one resistance, second resistance and third resistance B. A से B तक अगर हम जाना चाहते हैं तो हमको हर रेजिस्टेंस में से जाना पड़ेगा, R1, R2, R3. So if electric current goes from A to B or a charge wish to flow from A to B, it has to pass through each resistance. So all such resistance are known to be in series. When current between 2 points has to pass through each resistor, then they are in series. Now, if you see in this, the current goes from A and it has to reach B. इसको हर एक में से जाने की जरूरत नहीं है. The current can go in R1 and it will reach B. Current can go in R2, it will reach B. So current has 3 parallel paths to go, and every time it has to pass across only one single resistor. This type of connection is known as parallel. So this is parallel. If they have parallel paths, then resistances in each path are supposed to be parallel to each other. So R1, R2, R3 तीनों एक दूसरे के पैरेलल. क्यों? वो A से B जाने के लिए ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता है. तो ये पैरेलल हो गया, और यहाँ A से B जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ते में तीनों पड़ते हैं, इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे? सीरीज. जब हम इसका एट्रीब्यूट, इसका डायरेक्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो क्या पता लगता है कि ये इसका जो एक एंड है R1 का, ये R2 के एक एंड से जुड़ा है, पर R1 का दूसरा एंड इसके दूसरे एंड से नहीं जुड़ा. R2 का दूसरा एंड R3 पे चला गया, R3 का दूसरा एंड आगे बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर
R1 का एक एंड और R2 का एक एंड एक साथ जुड़ा है, R1 का दूसरा और R2 का दूसरा ये भी एक साथ जुड़ा है। इस तरह से विजुअली देख के हम बता सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, और इसको विजुअली देख के बता सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। लेकिन हमारी ओरिजिनल टेस्ट कंडीशन क्या है? इफ ए करंट गोज फ्रॉम A to B, then either it has parallel ways or it has to go through all resistances. If it has to go through all, then they are in resistance, in series, and if it has parallel ways to go, then they are in parallel. तो ये सीरीज और पैरेलल। अब इसमें इसको थोड़ा सा डिसेप्टिव भी किया जाता है, लाइक दिस। ये आपने पहले किया हुआ है कैपेसिटर के केस में। A to B, what type of connection is this? R1, R2, R3, whether they are in series or in parallel? They are in parallel. क्यों? इसका एक एंड किससे जुड़ा है? A से। इसका दूसरा एंड इस रास्ते से गया, इस कंडक्टर से गया, ऐसा गया, ये B से जुड़ा। R2 को देखिए, वन एंड किससे जुड़ा है? B से। तो सेकंड एंड किससे जुड़ा है? A से। R3 का भी एक एंड जुड़ा है A से और दूसरा एंड जुड़ा है B से। तो R1, R2, R3 तीनों का एक एंड A से जुड़ा है और एक एंड B से जुड़ा है। इसी को बनाने का तरीका ये, समझ आया? इस तरह से ये कैसे हैं तीनों आपस में पैरेलल। ओके, इस तरह से हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं। और ये A और B, ये तीनों कैसे हैं? सीरीज। क्योंकि A से B तक जब हम चार्ज को लेके जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक को पार करके B नहीं आता, हमको दूसरे को भी पार करना पड़ता है, तीसरे को भी पार करना पड़ता है, तब भी आएगा। तो वो दोनों तीनों क्या कहलाएंगे? सीरीज। ठीक है, इस तरह से ये हमारे चेक पॉइंट है। और ऐसे और भी बहुत से कनेक्शन बनते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझना पड़ेगा। ओके, अब हम इसमें एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग पढ़ते हैं। पहले लेते हैं रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। These resistances are in series. A और B दो पॉइंट हैं। हमने क्या किया? A और B के बीच में एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, which has potential difference equal to V। पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे हमने इसका स्विच क्लोज कर दिया, द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन इट। यहाँ से चार्ज जाएंगे और ये करंट इसमें जानी शुरू होगी। लेट दिस करंट बी I। So V is the potential difference, I is the current flowing in it। अब हम इसमें तीन चीजें स्टडी करेंगे। ये तीन रेसिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, तीनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। Now we have to decide whether current will be same in all the three or current will be different। तो करंट क्या होती है? I is equal to Q upon T, that is charge flowing per second। यहाँ अगर चार्ज फ्लो हो रहा है 100 और यहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है 60, तो यहाँ से 100 गया और यहाँ 60 गया, तो वो 40 कहाँ जाएगा? यहाँ स्टोर हो जाएगा, अगले सेकंड में फिर 40 स्टोर हो जाएगा, अगले सेकंड में फिर 40 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज का बहुत बड़ा स्टोरेज बन जाएगा। एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, ये हो नहीं सकता कि यहाँ चार्ज का स्टोर बन जाए। इसलिए हमारा कंटिन्यूटी का लॉ क्या कहता है कि जितना चार्ज यहाँ से जा रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से जाएगा, उतना ही चार्ज पर सेकेंड यहाँ से जाएगा। यहाँ करंट जा रही है सपोज 5 एम्पियर, तो इधर से भी करंट कितनी आ रही है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर में जितने चार्जेस होते हैं वो चार्जेस यहाँ पर भी पार हो रहे हैं पर सेकेंड, यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं। ये पानी में आपने देखा है
फ्लोइंग वाटर में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है? जब सेक्शन एरिया बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, द क्वांटिटी फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कैसी होगी? तीनों में एक समान। क्योंकि अगर तीनों में एक समान नहीं होगी तो हमारे पास इस चीज का आंसर नहीं है कि चार्ज जाएगा। इसलिए अगर यहाँ से चार्जेस 10 आ रहे हैं तो इसमें भी 10 जाना जरूरी है, क्योंकि वो 11 तो बन नहीं जाएंगे, उसको 10 भी रहना है। और 10 में से 8 चले जाए, बाकी 2 कहाँ जाएंगे? उसके जाने का कोई रास्ता नहीं है, और वहाँ स्टोर भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ स्टोरेज भी नहीं है। इसलिए नियम क्या बना? द चार्जेस फ्लोइंग इन ऑल द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज सेम, एंड द चार्जेस फ्लोइंग मींस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पहला करंट का नियम बना, current in all resistors is same, as current from बैटरी और सोर्स से आई करंट आ रही है तो इसमें करंट कितनी जाएगी? आई। इसमें भी करंट कितनी जाएगी? आई। इसमें भी करंट कितनी जाएगी? आई। ठीक है, तो ये पहला नियम, तीनों में करंट एक समान, सब में करंट एक समान। नेक्स्ट दूसरा नियम देखिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R1, ये इसके क्रॉस हो गया, इसको हमने लिखा V1, I इंटू R2 इसके क्रॉस, दैट इज V2, I इंटू R3 दैट इज V3, ये इसके क्रॉस हो गया। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज वर्क डन। यहाँ से एक चार्ज चलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आता है, उस पर जितना भी वर्क डन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो वर्क होता है, जब हम रेजिस्टेंस को पार करते हैं, वी हैव टू डू सम वर्क। यहाँ से एक चार्ज चला और बैटरी ने उसको एनर्जी दी 100 जूल वर्क करने के लिए। इसको पार करने में उसका 20 जूल खर्च हो गया, इसको पार करने में 30 जूल खर्च हो गया, और इसको पार करने में 50 जूल। टोटल कितना खर्च हुआ? 100 जूल। 100 जूल खर्च होना है, इसलिए वो यहाँ से 100 जूल लेके निकला। तो हर चार्ज कितना एनर्जी लेके निकलता है? जितनी इसकी वोल्टेज होती है। ठीक है, तो 12 वोल्ट बैटरी में जब 1 कूलम चार्ज निकलेगा तो कितना वर्क लेके निकलेगा? एनर्जी कितनी लेके निकलेगा? 12 वोल्ट बैटरी है तो 12 जूल एनर्जी लेके निकलेगा, और उस 12 जूल को जो भी बीच में रेजिस्टेंस पड़ेंगे उस पर खर्च करेगा। खर्च करके जब वो वापस आता है तो उसके पास क्या बचता है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस 0। यहाँ से इतनी एनर्जी लेके गया, वापस आया 0 एनर्जी। तो ये जो वर्क डन करता है, ये इस पे करता है, और लास्ट में क्या हो जाता है? 0। इससे हमको एक रिलेशन मिलता है कि टोटल जितनी इसको एनर्जी मिली थी उसने कुछ इसमें खर्च की, फिर इसमें की, फिर इसमें की, और टोटल एनर्जी खर्च हो गई। तो हमारा इक्वेशन क्या बना इसका? V जो इसको टोटल मिला था कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों में वर्क किया, टोटल वर्क आ गया। सो पोटेंशियल V1, V2, V3 ये तीनों छोटे पोटेंशियल हैं, और इन तीनों का सम किसके बराबर होता है? टोटल वर्क गिवन और टोटल एनर्जी गिवन, दैट इज V। ओके, तो दूसरा नियम V का बना, पोटेंशियल डिफरेंस between A to B is divided in all resistances such that E is equal to V1 plus V2 plus V3। ये पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा V1 plus V2 plus V3, और V1, V2, V3 की वैल्यू कितनी? V1 is equal to I into R1, this is V2 is equal to I into R2, and V3 is equal to I into R3।
ये पोटेंशियल हो गया। नाउ थर्ड थिंग वी टेक, equivalent resistance between A and B. A और B के बीच में equivalent resistance। equivalent resistance क्या होता है, पहले उसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 10 वोल्ट, यहाँ से करंट जा रही है 2 एम्पियर, A से 2 एम्पियर करंट एंटर करती है, B से 2 एम्पियर निकल के वापस आती है। तो A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस हुआ? तो आंसर है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। V हमने कितना लगाया है 10 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। A और B के बीच कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए 5 ओम। अब हमने 5 ओम को लगाया नहीं, हमने ये 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। 3 रेजिस्टेंस लगाए, तीनों ने मिलकर अपना अपना अपोजिशन किया, और इस अपोजिशन के बाद हमने ये देखा कि इसकी करंट आ गई 2 एम्पियर। तो तीनों मिलके कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? 5 ओम। अब ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। तीनों मिलके कितना देते हैं 5 ओम। अगर हमने इन 3 रेजिस्टेंस की बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम, और ये बैटरी लगा दी इसके साथ, दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 2 एम्पियर। एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं, कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर। 3 रेजिस्टेंस लगाते हैं, कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर। तो ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके हमको उतना ही रेजिस्टेंस देते हैं जितना ये अकेला। तो ये जो अकेला वाला है, इसकी वैल्यू कहलाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। ये कौन है? ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आया इक्विवेलेंट क्या होता है? जो अकेला उतना इफेक्ट देता है जो ये तीनों मिलके देते हैं। 3, 4, 5, 10 जितने भी है, सब मिलके जितना इफेक्ट देते हैं उतना ये अकेले देता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इसको हम निकालना चाहते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। V जो सेल ने लगाया, I जो मेन करंट है ये। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने लिखा R इक्विवेलेंट। V को हम जानते हैं किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3। I को तीनों से डिवाइड कर दिया, I। अब V1 अपॉन I किसके बराबर होता है? V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो V1 upon I is equal to R1, V2 upon I is equal to R2, and V2 upon I is equal to R3. So this is our relation, that equivalent resistance is equal to sum of the 3 resistances. This is equivalent resistance. Okay, तो 3 नियम याद रखिए। पहला नियम करंट का। What happens to the current in series? It is same in all the resistances, and how much it is? That is coming from the battery. That is main current is same current in all the resistances. दूसरा नियम potential difference. इसका क्या होता है? Potential difference is divided. It is divided in such a way that total potential is equal to sum of potential difference across each resistance. V1 plus V2 plus V3 ये मिलाकर V। तीसरा रेजिस्टेंस, the total resistance across A and B is equal to sum of all the resistance। ये 3 नियम सीरीज के बनते हैं। ओके, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल डिफरेंस।
ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमको निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए। तो आंसर है वो निकालने के लिए हमको I पता होना चाहिए। क्यों? I से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 आएगा, I से R2 को करेंगे I से R। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? I। और I को कैसे निकालते हैं? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लें, V से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I की वैल्यू, फिर उस I की वैल्यू से R1 R2 R3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक बार V1 V2 V3 आएगा। या न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब ये बताइए, रेसिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, अगर n रेसिस्टेंसेस सीरीज में जोड़े, n रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा? n इंटू R। ये आ गया n रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, n इंटू R। ये इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो ये है सीरीज के। अच्छा, इसमें क्या चीज सेम रहती है तीनों में? I। और I का फॉर्मूला क्या होता है हर एक में? V अपॉन R। तो I को हम क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3। इससे क्या पता लगता है? V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनेट टू R। तो इसके अक्रॉस ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आंसर है जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। तो इसका रूल हमने क्या बनाया? इफ I इज कांस्टेंट देन V इज प्रोपोर्शनेट टू R। जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। ये आपको पहचानना है। और रिलेशन क्या है? V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2। सीरीज में ये इक्वेशन ये आपको याद है, ठीक है? ओके, तो ये सीरीज के सारे फीचर्स हो गए। So there are three resistances in series. We have to find out how much is the potential difference across this. तरीका क्या है? इसका तरीका है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू I इंटू R। इसके अक्रॉस कितना है? V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, और ये V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ये I की वैल्यू कितनी होगी? तो I की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। ये है। ओके, V इसका मालूम है, तो यहाँ करंट की वैल्यू कितनी होगी? I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो दिस इज I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट। This is again equal to V upon R1 plus R2 plus R। ये I की वैल्यू आ गई। अब इस I की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो V1 आएगा, इसके साथ V2, इसके साथ V3, तो V1 कितना बना? V1 इज इक्वल टू I के लिए हमने लिखना है V अपॉन दिस, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और मल्टीप्लाई किससे करना है? R1 से, R1। ओके, तो V2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, और V3 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें आप देख रहे हैं एक सिमेट्री आती है। अगर हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो ऊपर कौन आएगा? R1। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो ऊपर कौन आएगा? R2। और इसके अक्रॉस चाहिए तो R3, ये ऊपर आएगा इस तरह से। और नीचे क्या है? टोटल रेजिस्टेंस।
हर एक का ये एक फ्रैक्शन बनेगा और ये फ्रैक्शन b से मल्टीप्लाइड होगा, उतना फ्रैक्शन b का इसको मिलेगा, बाकी दूसरे को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला पिछली बार नोट नहीं हुआ था, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ वी टेक रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। Resistances in parallel, there are 2 points A and B, and we put the resistance in such a way that there are many paths, parallel paths, to go from A to B. This is R1, this is R2, this is R3, and from A to B, let us put the battery from A to B. It has potential difference V. Okay. अब रेजिस्टेंस R1 का एक एंड इस बैटरी से लगा है और रेजिस्टेंस R1 का दूसरा एंड दूसरी बैटरी से लगा है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? तो आंसर है इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी V। ओके, फिर देखिए R2 का एक एंड इधर लगा प्लस और दूसरा एंड B माइनस, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V। तो तीनों में क्या चीज कॉमन रहती है? V, here also V and here also। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम एंड रेजिस्टेंस वाज डिफरेंट मे बी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और उतना रहेगा जितना बैटरी का है। तो ये वाला हम लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस इज सेम equal to that of battery। जितना हमने बैटरी का या सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो तीनों को मिल जाएगा अपना अपना। ओके, यहां से कुछ करंट फ्लो हो रही है I, ये I करंट जो यहां से जाएगी कुछ चार्जेस लेके जाएगी, चार्जेस पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। ये जब करंट यहाँ जाएगी इसमें एंटर करेगी तो इसके पास 3 रास्ते हैं, तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कुछ चार्जेस यहाँ से जाएंगे, वो करंट बनाएंगे I1, ये करंट बनाएंगे I2 और ये करंट बनेंगे I3। लेकिन ये सब चार्जेस आए कहाँ से? ये सब चार्जेस इसमें से आए हैं। दैट मींस दिस चार्जेस आर डिवाइडेड इनटू 3 चार्जेस। That means this current is divided into 3 parts, I1, I2 and I3। तो ये करंट का रूप बन गया, current is divided, current is divided in all parallel paths, in all parallel paths, such that total current I is equal to I1 plus I2 plus I3। This is total current I1, I2, I3, तीनों को कंबाइन करके total current I। Okay, now what happens to equivalent resistance between A to B? इसमें हम देखते हैं कि डिवीजन किसका हुआ। हमेशा याद रखिए जो हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा डिवीजन होने वाली क्वांटिटी से होगा। करंट इसमें डिवाइड हुई है A से B के बीच में, A से B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? आंसर है V/I।
एक से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डी है और करंट कितनी गई है आई, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुई हो, यहाँ से तो दी गई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई किसके बराबर होगा? तो आंसर है आर ई इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इसको हम लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं, 2-3 मेथड्स हैं। विल टेक वन मेथड, इसको हम उल्टा करते हैं एंड दिस वी राइट एज 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू आई अपॉन वी। दिस इज इक्वल टू, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और तीनों को हमने V से डिवाइड कर दिया, V, V and now this 1 upon RE is equal to I1 upon V। यहाँ देखिए V upon I1 is equal to R1, so I1 upon V is equal to 1 upon R1, so I1 upon V is equal to 1 upon R1, 1 upon R2 and 1 upon R। This is relation of equivalent resistance with all three resistances R1, R2 and R3। Okay, so what happens to equivalent resistance as it increased or decreased? It has decreased। अगर ये दो R 4 and 4 है और दो को ही हमने ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 1 upon 4, 1 upon 4 is equal to 1 upon 2, तो R कितना हुआ? 2। तो 4 के दो पैरेलल में ऐड करने से रिजल्ट कितना आया? 2। इट हैज डिक्रीज्ड। तो हम रूल याद कर लेते हैं, इन पैरेलल द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इन पैरेलल द रेजिस्टेंस डिक्रीज। ओके, तो ये हमारे 3 रूल बन गए। What happens to potential difference across each resistance? Same as supplied by battery। What happens to electric current in each resistance? It is divided from the main current, divided into 3 parts। Then what is equivalent resistance? Equivalent resistance is given by this relation and it is decreased। ये इतना छोटा हो जाएगा कि जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा रहेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। इसका ये मतलब है कि अगर हमने ये 1000 ओम लिया, दूसरा भी 1000 लिया और तीसरा 1 ओम लिया, 1 ओम, तो इनका A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आंसर है जितना भी होगा, बट इट विल बी लेस देन 1, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो 1 से भी उसको छोटा होना पड़ेगा क्योंकि 1 के पैरेलल में कुछ और करंट जाने के लिए तो रेजिस्टेंस 1 से भी छोटा होगा। दिस इज व्हाट इज मीन बाय स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ओके, इसमें क्या चीज इक्वल है? तो आंसर है इसमें B इक्वल है। एक रेजिस्टेंस जो भी पैरेलल में है उसमें V सबका इक्वल होता है, इधर ध्यान दीजिए, V सबका इक्वल होता है। ये हमको एक इक्वेशन देगा, क्या इक्वेशन देगा? V इज इक्वल टू I इंटू R। इसलिए हमको यहाँ इक्वेशन क्या मिलेगा? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। अगर ये दोनों इक्वल है तो I1 और I2 का रिलेशन क्या बनेगा? R2 upon R2। What does it show? That current is inversely proportional to resistance। I is inversely proportional to resistance। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और ये नेचुरल है, समझ में भी आता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा।
और जहां रेजिस्टेंस नहीं होगा वहां करंट ज्यादा जाएगा। ओके, तो ये ऐसा बन गया। उसमें जो सीरीज वाला था उसमें क्या चीज कॉमन होती थी? करंट। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। तो उसमें हमने क्या किया था? V1/R1 इज इक्वल टू V2/R2। इसमें क्या किया? V कॉमन है, V, इसलिए हमने क्या लिखा? I1/R1 इज इक्वल टू I2/R2। तो आगे जाके जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी उसमें ये दोनों चीजें बहुत काम आएंगी। सीरीज में I कॉमन है या V1/R1 V2/R2 ये कॉमन है, और इसमें I1/R1 I2/R2 ये कॉमन है, दैट इज V इज कॉमन। ओके, ये डिक्रीज हो गया। अब बताइए, अगर हमने इसमें दो रेजिस्टेंस R और R पैरेलल में जोड़े तो कितना होगा? R और R R/2। देखिए 1/RE is equal to 1/R plus 1/R. This is equal to 2/R 1/R। तो RE किसके बराबर हुआ? R/2। RE is equal to R/2। दो रेजिस्टेंस हमने आपस में ऐड किए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां हम 3 कर देते तो ये कितना हो जाता? 3, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3। अगर हमने n रेजिस्टेंस आपस में जोड़े n, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/n। तो इसको नोट कर लीजिए, फॉर n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल R equivalent is equal to R/n. It decreases n times. Okay. In case there are only two resistances R1 and R2, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला आपको मालूम है, सिर्फ R1 R2 लेंगे तो उसमें हमको RE मिलेगा। RE इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज फॉर टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। और जब एक जैसे रेजिस्टेंस हो गए तब तो सिर्फ n से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। I1, I2, I3 कितना होगा? तो आंसर है I1 इज इक्वल टू V/R1। V/R1। अगर हमको V नहीं दिया गया है तो हम इस V को निकाल सकते हैं, सिर्फ R1, R2, R3 और I ये हमको दिया गया, तो उसमें V को कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R। तो V की वैल्यू देखिए यहां मैं रखता हूं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। This is equal to 1/R1। V की वैल्यू रखते हैं, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। तो इसमें फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। इसको ऐसा उल्टा किया तो इसको भी 1/, कर दिया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? RE। सो दिस इज इक्वल टू I इंटू RE अपॉन R1। अब I को वैसे ही हमने लिखा और ये R1 R2 R। तो अगर 3 रेजिस्टेंस हमने जोड़े पैरेलल में और करंट I दी तो I1 किसके बराबर होगा? दिस। I2 किसके बराबर होगा? I अपॉन R2। R1 की जगह R2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/R1, 1/R2, 1/R2। ये भी सिमेट्रिकल बनेगा। I3 का भी आप आगे लिख सकते हैं, R1, R2, R3।
ये वाला पोर्शन सब में एक जैसा है। So this is all about parallel connections. अब इसके बाद हम लोग लेते हैं इसमें मिक्स्ड सर्किट। मिक्स्ड सर्किट देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ ये दो रेजिस्टेंस हमने और ऐड कर दिए लाइक दिस। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। नाउ ए टू बी, हाउ द रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर अरेंज्ड। ये पैरेलल है या सीरीज है? आंसर है ये मिक्स्ड है। कहीं पैरेलल भी दिख रहे हैं और कहीं सीरीज भी दिख रहा है। अब ये जो मिक्स्ड वाले हैं इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो आंसर है मिक्स्ड का एक फॉर्मूला हमारे पास नहीं कि किस तरह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना दिया जाए। देयर इज नो फॉर्मूला एंड वी विल हैव टू गो बाय स्टेप्स। तो उसके स्टेप्स जो बनाते हैं उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल याद रखिए। हमारे पास दो प्रिंसिपल ऑलरेडी है। वन इज फॉर सीरीज एंड वन इज फॉर पैरेलल। पैरेलल और सीरीज, इसमें ये बहुत जरूरी है कि ये जो करंट जाएगी ये इस एक रेजिस्टेंस से जाए और पूरी की पूरी करंट दूसरे में से जाए, तभी ये दोनों क्या माने जाएंगे? सीरीज। अगर हमने इसके आगे इसको लगा दिया तो ये इसमें से जो करंट जा रही है वो करंट यहां जाकर डिवाइड हो जाती है। इसमें से कुछ जाएगी और इसमें से कुछ जाएगी, तो क्या ये पूरी करंट इसके साथ गई? नहीं गई। इसलिए हम इन दोनों को सीरीज में नहीं कह सकते। वैसे ये जो करंट जा रही है ये पूरी करंट इसमें से नहीं जा रही है, इसलिए ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। तो अगर आपको सर्किट ऐसे बनाकर दे दिया गया है R1, R2 और ये रहा R3, तो क्या हम R1, R2 को सीरीज में जोड़ सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इसमें से जो करंट जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी शर्त क्या थी? फुल करंट उसमें से पार होनी चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ये जरूरी है कि ये कनेक्शन यहाँ पर नहीं हो। अगर ये कनेक्शन नहीं हो तो ये एक सिंगल रेजिस्टेंस है, पूरी करंट एक सिंगल रेजिस्टेंस से गई और इस तरह से करंट को सिंगल रेजिस्टेंस में से जाना चाहिए, फिर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितने भी। लेकिन फुल करंट को सिंगल से जाना चाहिए, बीच में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। अब पैरेलल में हमने ऐसा बनाया, दिस इज R1 और यहां पर हमने बनाया R2, R3। ओके, अब R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में आप लेंगे या नहीं लेंगे? तो आंसर है नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पैरेलल में क्या चीज कॉमन होती है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। यहां पर दो पॉइंट के बीच हमने वोल्टेज लगाया 12 वोल्ट, तो इसको कितना मिला? 12 वोल्ट। इसको कितना मिला? क्या इसको 12 वोल्ट मिला? आंसर इज नो, क्योंकि ये 12 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो गए। इसको कुछ मिला होगा और इसको कुछ मिला होगा, तो इसको 12 वोल्ट नहीं मिला। तो हमारी पैरेलल की कंडीशन क्या है? सबका वोल्टेज कैसा रहता है? बराबर। तो इन दोनों का वोल्टेज इक्वल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम पैरेलल नहीं मान सकते। ये बात समझ में आ रही है? ओके, इसलिए ये दोनों को इसके पैरेलल नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? जब वोल्टेज बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, और इसके अगर सिंगल होता तो हम उसको ले सकते। तो ये हमारी मजबूरी है कि हम ये जो सीरीज में जा रहे हैं, बीच में एक भी ब्रांच ऐसी बन गई तो हम पैरेलल इसका सीरीज नहीं ले सकते। इसी तरह से ये पैरेलल इसके हो सकता था अगर ये अकेला होता, इसके साथ ये एक सीरीज आ गई तो इसमें हम पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सीरीज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसका आंसर ये है कि इसको हम छोटे रिडक्शनिज्म का फर्स्ट एरिया हम लगाएंगे फिजिक्स में। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? छोटा करिए।
तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसमें प्योरली हमको पैरेलल या सीरीज इसका कनेक्शन दिखे। किस तरह से? हमने यहां से यहां तक ये पॉइंट का नाम लिखा C से B, ये तो B से जुड़ा। अब इन दो पॉइंट के बीच में देखिए R2 और R3, ये दोनों प्योरली पैरेलल कनेक्शन है। जितनी वोल्टेज इसको मिलेगी उतनी वोल्टेज इसको भी मिलेगी। तो ये दोनों सिंगल सिंगल पैरेलल में है, इसलिए इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उससे इसको ऐड करके हम एक सिंगल फॉर्मूला लगाकर इसको फिर से रीड्रॉ करेंगे एंड वी विल सॉल्व इट वन स्टेप। एक बार में एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे और ये हमने इसको ऐसा लिख लिया, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। 2 and 3 इसका रिजल्ट कितना है ये आपको मालूम है। 2 और 3 का इक्विवेलेंट कितना होगा? दिस इज R2 R3 अपॉन R2 प्लस R2। जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने यहाँ लिखा। अब ये रहा A, ये रहा B। अब A और B के बीच में देखिए सिंगल सिंगल ये दोनों है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। और अब हम R1 और R2 और 3 का जो हमारा इक्विवेलेंट था वो लेके आए और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। दिस इज अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अगर ये समझ में आया तो इसको ऐड करके दिखाइए। दिस इज 2 ohm, नाउ दिस इज 3 ohm and this is 6 ohm। A और B के बीच रेजिस्टेंस बताइए। इसको आप फौरन बता सकते हो। यस, 6 और 3 को ऐड किया 2, 2 and 2 4। ओके, ये अगर आपको तरीका समझ आ गया तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। हाँ, जिनका नहीं बना है देखिए, ये वाले दोनों रेजिस्टेंस ये दोनों पॉइंट के बीच में प्योरली सीरीज में, इसलिए इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इधर से इसको भी ऐड कर सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में आपको देखना है, इन दो पॉइंट के बीच में ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का कितना हो गया? 4 and 1 5। तो इसको हमने कर दिया 5 4 and 1 5। So this is also 5। Similarly यहाँ भी आ जाएगा 5 and this is also 5। ये हमने रीड्रॉ किया सेकंड लाइन। नाउ दिस 5 and 5 आर पैरेलल, तो पैरेलल होने से ये कितना हो जाएगा? हाफ, दैट विल बिकम 2.5। 5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 2.5। और ये 5 और 5 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2.5। अब ये तीनों सीरीज में आ गए। दिस इज 5 and 7 12। तो टोटल कितना हो गया? 12। अब ये जब 12 हो गया तो फिर इसके बदले में हमने एक सिंगल बनाया। दिस इज 12। ओके, जब ये सिंगल रेजिस्टेंस होगा, सिंगल बैटरी होगी, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं I is equal to V upon R। अदरवाइज नहीं लगा सकते। इसमें भी यही रेस्ट्रिक्शन है कि एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की एक वैल्यू चाहिए, तब V upon R करेंगे I मिलेगा। और ये अब आ गया V upon R 6 upon 12। So this is equal to 0.5 amp। So this is how we can find current। ये करंट कहाँ पर है? यहाँ से निकल के जा रही है and this is main current in the circuit। अलग अलग रेजिस्टेंस से अलग अलग जाएगी, उसको कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें देखेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में V का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में V होता है Q अपॉन C। Q is equal to CV। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में V होता है I into R।
यहाँ पर अगर हमको चार्ज निकालना है, व्हाट इज चार्ज ऑन दिस, तो हमको एक V की जरूरत है, लेकिन पॉइंट तो यही है, और ये वाला V हम किससे निकाल सकते हैं, I into R। ये याद रखिए। कौन सा R लेना है, जो दोनों पॉइंट के बीच में आता है, ये दोनों पॉइंट के बीच 10 ये R की वैल्यू। अब आपको किसकी वैल्यू और चाहिए, I। अगर I की वैल्यू मिल जाए तो V निकल जाएगा। इस V को यहाँ यूज करेंगे तो Q निकलेगा, बिकॉज Q इज इक्वल टू C इंटू। ओके, चलो शुरू करिए। यहाँ I की वैल्यू निकालनी है। सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो I कैसा होता है, I is same in all। और उस I की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये बैटरी है 2 वोल्ट, अगर हमको इससे I निकालना है तो I का हमारा फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। पर कौन सा R, ये वाला पहला कि दूसरा, दोनों का कॉम्बिनेशन। और ये कैसा है, सीरीज, इसका इक्विवेलेंट बना लीजिए, कितना बना 30। तो करंट कितनी हुई, I इज इक्वल टू V की वैल्यू 2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 30, 1/15 एम्पीयर। ये करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट की वैल्यू आपको मालूम है, आगे बढ़िए, यहाँ पर वोल्टेज निकालिए। वोल्टेज कैसे निकलेगी, I इंटू R, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 10। इसके हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट AB। वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल टू 1/15 इंटू 10, 2/3। ये है वोल्टेज अक्रॉस AB, 2/3। ओके, अब आप Q निकाल सकते हैं, वेरी गुड। तो Q कितना आया, 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ये C की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय V, V की वैल्यू 2/3, 3 2 6, 2 2 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 इसके लिए म्यू, माइक्रो। तो आप चाहे तो इसको रखेंगे, आंसर लिखते समय फिर से इसको माइक्रो लिख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। नाउ इट इज चार्ज, सो इट विल बी कूलम। पहले कैपेसिटेंस था तो फैराड। सो दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन को आपने देखा, इसमें अगर हम रेजिस्टेंस का कुछ नाम दे दें, R1 R2 R3 वैल्यू नहीं, ठीक है, सॉरी 10 20 30 10 ohm 20 ohm 30। इसमें कौन कौन पैरेलल में है, 20-30 पैरेलल में क्या चीज कॉमन होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। क्या आप इसमें से किसी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। किसी का मालूम है क्या, यस, A1 की वैल्यू कितनी है, 2.4। ये रहा इसका I और ये रहा इसका R। तो V अक्रॉस दिस R2 कितना हो गया, V अक्रॉस R1 इज इक्वल टू हाउ मच, V1 is equal to I into R. This is equal to 2.4 into 20, and this is equal to 48 वोल्ट। अगर इसके अक्रॉस 48 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा। अब अगर आपको इसका V पता लग गया है, V is equal to 48, और क्या मालूम है इसका R। अगर V मालूम है, R मालूम है, I निकाल सकते हैं। आ गया एक में आंसर, बताइए इसका I कितना होगा, I is equal to V upon R, 48 upon 30। हाँ जी, क्यों हुआ समझ आया, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें होता है वही इसमें होता है, इसलिए हमने कैलकुलेट इसका किया, अप्लाई यहाँ कर दिया।
और V अपॉन R किया तो ये आ गया कितना है 1.6 1.67 ओके 1.6 ठीक है ये आ गया। अब A3 की रीडिंग कितनी होगी? यहां से जाके इसकी ये दो ब्रांचेस करके I1 I2 तो करंट का क्या होता है पैरेलल में? करंट इज डिवाइडेड I is equal to I1 plus I2 बस। तो I कितना हो गया? I1 plus I2 I1 plus I2 is 2.4 plus 1.6 that is equal to 4 ये आ गया। This is I3 is equal to I1 plus I2 this is 2.4 plus 1.6 this is 4 and पॉइंट के अनुसार हम लोग छांटेंगे कि हमको इधर से शुरू करना है या इधर से करना है। तो इसमें हमने निकाला इधर से। तो अगर इधर से करेंगे तो ये रहा 5 ओम ये 9 ओम अभी तक हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। ये 10 ओम ये वैसा ही रहेगा 5 9 10 ये 3 और 7 यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये प्योरली सीरीज में है सिंगल सिंगल इसलिए इस 3 और 7 को आपस में ऐड करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दिस विल बिकम 10 तो ये यहाँ पर एक दूसरा कितना बन गया 10। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में 10 and 10 ये दोनों पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा 5 पैरेलल में 2 से डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम 5 तो अब ये आ गया 9 5 and this will become 5 टारगेट याद रखिए ये एंट्री पॉइंट है ये लीविंग पॉइंट है करंट का ऐसा इसलिए इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते इन दोनों को जोड़ सकते क्योंकि ये एक रास्ता है ये दूसरा रास्ता ओके इस रास्ते से चल के आए तो ये दोनों कैसे आपस में सीरीज जितनी करंट यहाँ जाएगी उतनी ही यहाँ आएगी तो 9 and 5 14 तो अगला हमको मिला 5 और ये वाला 14 5 14 और इसके बाद दोनों को पैरेलल में हमने जोड़ दिया 14 5 70 अपॉन 9 दिस इज अवर आंसर कितना है 3.6 इस तरह से रिड्यूस करते जाएंगे एक एक ब्रांच और ये आ जाएगा। जिन लोगों का बन गया है वो मुझे निकाल कर बताइए व्हाट विल बी रेजिस्टेंस अक्रॉस AD के अक्रॉस निकालिए और व्हाट विल बी रेजिस्टेंस अक्रॉस AC AD और AC ये दो और निकालिए इसमें तो हमको समझ में आएगा कि एक ही कॉम्बिनेशन में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि हमने बैटरी कौन से दो पॉइंट के बीच में लगाई। ओके फर्स्ट व्हेन E is off okay when this P is off means it is not connected then how the current will flow it will go from here this and come back to minus so there is a continuity of the circuit so the current will flow okay potential difference is 9 volt how much is the total resistance in the circuit इसके साथ साथ चलिए 4 ohm and this is 2 ohm 4 and 2 ये सीरीज में है कि पैरेलल सीरीज में बिकॉज द सेम करंट हैज टू पास थ्रू इट ऐसे दोनों को देख के पैरेलल नहीं समझना है
ये करंट यहाँ से जाएगी, सेम करंट इसमें से भी जाएगी, सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी केस 1 R is equal to 6 ohm, therefore I is equal to 9/6, 1.5 ampere. ये आ गया फर्स्ट केस when key is off. Second case, key is on. ओके, की को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन? फिर से टोटल रेजिस्टेंस निकालिए. अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? यहां से करंट आएगी तो यहां से वापस आएगी और यहां से यहां तक इसके दो रास्ते, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल. तो अब जो इसका अगला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हम इन दोनों को पैरेलल को पहले सॉल्व करेंगे. यहाँ A से B तक जाने के लिए इस रास्ते से ऐसा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं, वन इज 8 ओम, वन इज 4 ओम. इनको पैरेलल में किया तो कितना आया? 32/12, that is 8/3. 8/3 ओम ये एक है, और ये जो 8/3 यहां बनेगा, ओके, हाँ, ये 8/3 ओम इन दोनों का प्लस दिस 2 ओम, 8/3 प्लस 2, दिस इज 14/3 ओम. ये क्या आ गया? टोटल रेजिस्टेंस. देन हाउ मच विल बी टोटल करंट? Y is equal to 9/27/14. ये ठीक है? ओके, ये यहाँ से टोटल करंट जा रही है 27/14, लेकिन यहाँ जाके इसके दो हिस्से हो जाते हैं. एमीटर इसकी रीडिंग नहीं दिखाएगा, एमीटर उसकी रीडिंग दिखाएगा जो यहाँ से जाती है करंट. तो आपको इसके हिस्से बताने हैं कि यहाँ पर कितनी करंट जा रही है. तो इसके अक्रॉस जो करंट जा रही है AB, करंट अक्रॉस AB, करंट अक्रॉस AB, ये किसके बराबर होगी? इसका फॉर्मूला आपको मालूम है. दिस इज R1/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट I. ओके, तो ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे. R1 की वैल्यू कितनी रखनी है? 4. R1 प्लस R2 नहीं, ऐसे का फॉर्मूला नो, हमको करंट के दो हिस्से करने हैं. यहां से करंट जा रही है 27/14. ठीक है, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था? 8 and 4, 8/3 ओम. सो दैट वाज 8/3. This is 2. ओके, इसका मेथड देखिए. यहाँ पर हमने इसकी करंट निकाली. ये पहला स्टेप है, इसको छोटा किया, ये दोनों को ऐड किया, ये आ गया. उसके बाद ये दोनों सीरीज में हैं, इनको ऐड किया, ये एक सिंगल आ गया. अब ये एक सिंगल रेजिस्टेंस है और सिंगल बैटरी है. तो रिड्यूस करते करते हमको सिंगल तक लाना है.
यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर आकर हम V इज इक्वल टू आई इंटू आर या I इज इक्वल टू V अपॉन आर उसको लगाकर I की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने I निकाल लिया 27 अपॉन 14। अब इस सर्किट का हमको V भी मालूम है, R भी मालूम है, I भी मालूम है। अब इस सर्किट से वापस चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये रेसिस्टेंस के ये दोनों रेसिस्टेंस क्या बने? सीरीज की पैरेलल? सीरीज में क्या कॉमन है? आई। इसलिए जो आई इसका है वो आई यहाँ दोनों का लेगा। आई इज इक्वल टू 27 अपॉन 14 और यहाँ पर भी आई इज इक्वल टू 27 अपॉन 14। ये पूरा आई यहाँ से ऐसे जाएगा। ओके, अब ये इसका निकला I और ये है इसका R। अगर I और R निकल गया तो हम इसका V निकाल सकते हैं। V कैसे निकालते हैं? I मल्टीप्लाइड बाय R। तो I मल्टीप्लाइड बाय R किया तो इसको हमने किया 27 अपॉन 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 3। 3 9 36 upon 7. So V is equal to 36 upon 7 volt. इसका I R V ये भी निकल गया। इसका I और ये रहा इसका R और इसका V निकालेंगे तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बी 27 अपॉन 7। ये इसका V निकला और ये इसका V निकला। इस तरह से I R V दोनों के आगे। अब इससे एक स्टेप आगे आगे, इससे अगला स्टेप ये, इसमें इस एक रेसिस्टेंस से ये दो रेसिस्टेंस बने हैं। कैसे बने? पैरेलल की सीरीज। पैरेलल में क्या कॉमन होता है? V। इसलिए इसका V इन दोनों का, तो इसका V कितना आ गया? V इज इक्वल टू 36 अपॉन 7। इसका भी V कितना आया? 36 अपॉन 7। अब हमको ये करंट चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ये V हम लेकर आए हैं और ये R हमको मालूम है, R और ये V। तो I कैसे निकलेगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू 36 अपॉन 7 और R की वैल्यू 4। सो दिस इज 4 9 36, 9 अपॉन 7 एंड दिस इज अवर आंसर। तो अभी रीडिंग कितनी आएगी? 9 अपॉन 7 when it is on। तो पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर उसको वापस चलना है और हर एक का I R V निकालना है। ऐसे आपने कैपेसिटर में भी किए हुए, Q C V सबका निकालने चले जाते हैं। इसमें लास्ट सिंगल तक लाएंगे फिर चलाकर वापस ले जाएंगे। हर एक का I R V हर एक का निकालते आएंगे। देन इट विल बी इजी और तब आप इसे निकाल पाएंगे।